कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है। तो नर्वसनेस थी, पर हमने लगभग प्रिंस की टेस्ट सीरीज़ आती रहती थी, तो इतने टेस्ट दे दिए थे कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि रिटर्न तो क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब एक गनर बोला जाता है आर्टिलरी के जवान को, गनर, और वो उसे छोड़ा नहीं था उन्होंने, मतलब उनकी गन से लिपट के मरे थे। तो फिर मानस से आपने ये स्थिति देख भी ली कि एक दुश्मन देश से आदमी से लड़ते हुए उसके राइफल को पकड़ लिया और वो हमेशा के लिए वीरगति को भी प्राप्त हो गया। नमस्कार, प्रिंस एनडी एकेडमी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। प्रिंस एनडी एकेडमी की सक्सेस स्टोरी का सिलसिला लगातार जारी है, रुकने थकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हमारे बीच ऋषभदेव उदयपुर के बापू बाजार का एक ऐसा गौरवशाली बेटा मौजूद है जो 12th बोर्ड एग्जाम से पहले ही फाइनली एनडी एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हो चुका है। ध्यान रहे, वर्ष 2018 में प्रिंस एनडी एकेडमी सीकर की स्थापना होती है। स्थापना वर्ष से लेके अब तक 103 स्टूडेंट फाइनली एनडी एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 की बात करें तो 18 स्टूडेंट फाइनली एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हुए। 23-24 में 30 स्टूडेंट फाइनली एनडी एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हुए। और आज हम जो जश्न मनाने जा रहे हैं, 38 स्टूडेंट फाइनली एनडी एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हो गए हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। राजस्थान की तमाम सैनिक एकेडमी से अगर कंपैरिजन करें तो अकेले 80% सिलेक्शन तो आपकी प्रिंस एनडी एकेडमी ही दे रही है। ऐसे में अक्सर मैं कहता हूं कि कलम की धार से तिमिर का द्वंद लिखते हैं। हाय हेलो कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। और यहाँ तो हर शख्स ये कहता है कि किस्मत तो बेगानी है, और एक हम हैं जो प्रिंस के हर एक बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं। अपनी किस्मत को खुद विवेकानंद लिखने वाला ये प्रतिभाशाली गौरवशाली बेटा हमारे बीच मौजूद है। इस परिवार के बारे में थोड़ी सी सारगर्भित रूप से मैं आपको जानकारी जरूर करूंगा। मेरे बिल्कुल पास में भारतीय सेना का वो भावी लेफ्टिनेंट बेटा है, आप मानस चौहान है। उदयपुर ऋषभदेव नगर पालिका से आप आते हो। 10,000 की आबादी को समेटी हुई ऋषभदेव नगर पालिका से आप पहले भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट हो। आपके बिल्कुल बगल में आपके पिताजी श्रीमान राजेंद्र जी, आप एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हो। आपकी धर्मपत्नी भी, बेटे की माँ भी, संगीता जी प्राइवेट स्कूल में टीचर है। देखिए, पूरा परिवार एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और एजुकेशन से पूरा परिवार जुड़ने के उपरांत इस बच्चे ने प्रिंस को चूज कैसे किया, इसकी एक बहुत बड़ी गौरवमयी गाथा है। मैं आपके बीच अभी इस बच्चे से ही सुनवाऊंगा। आप प्रिंस एनडी एकेडमी के एकेडमिक हेड परम सम्मान हमारे पवन जी सर भी मौजूद है। तो पवन जी सर, आप इस कहानी को शुरू कीजिए। सभी को नमस्कार। मानस का जो रूटीन मैंने यहाँ नोट किया है, जो अपने यहाँ 11th में मानस ने एडमिशन लिया तभी से मैंने नोट किया है, ये जो भी यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ परफॉर्म की है। तो मैं सबसे पहले मानस से कुछ बातें पूछना चाहूँगा। जनरली ऐसे बोलते हैं एनडीए एग्ज़ाम के लिए, एनडीए एसएसबी के लिए बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और मैंने नोट भी किया है कि मानस जैसे बहुत बार प्रोग्राम्स में एंकरिंग का काम भी किया है, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया है। तो मानस के लिए, या मानस को पूछना चाहूँगा कि आपकी इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रिंस एनडी एकेडमी का क्या योगदान है, आप बताइए। और जो आपके जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनको भी एक मैसेज मिले कि आपने किस तरह से यहाँ रह के अपने आप को डेवलप किया, अपने इस कैरियर के लिए वो चीज़ें जो ऐड होनी चाहिए वो आपने ऐड की। तो आप बताइए मानस। जो प्रिंस एनडी एकेडमी का रूटीन है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में। जैसे स्टार्ट होता है सुबह 5 बजे से पीटी होती है, वो डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्ड करता है, जो ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। So starting from discipline, then they focus on physical appearance or physical criterias of NDA SSB. Like they help us to maintain our physical appearance. Like we used to run about 1 to 2 kilometers daily, and daily exercise of around 30 to 40 minutes. So ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो फिजिकल अपीयरेंस और उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी। और दूसरी चीज़ है कि जो इनका पूरा एकेडमिक क्राइटेरिया है, जैसे टीचर से लेके स्टाफ, जो दूसरा स्टाफ भी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे डाउट काउंटर्स होते थे और उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ हम जाके उनसे पूछते थे, कंसल्ट करते थे। और टीचर्स बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के थे, तो मतलब टीचर जैसा नहीं था, दोस्त जैसा नेचर था। तो हम उससे ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकते थे, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे।
दूसरी बात है, उसके बाद में जब हमारा स्कूल ख़त्म होता था, उसके बाद में हमारे गेम्स का टाइम होता था। गेम्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे एसएसबी में ही बोल लो तो ऑफिसर्स और उनके लिए एक टीम में कैसे वर्क कर सकता है बंदा, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे मैं खुद वॉलीबॉल खेलता था और बहुत ज़्यादा मतलब गेम्स के ऑप्शन है प्रिंस एनडी एकेडमी में। सो मतलब एक बंदा अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है टीम में, वो मैटर करता है। जैसे जीटीओ भी होता है एसएसबी में, तो वो यही देखते हैं कि लीडरशिप स्किल और एक बंदा कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है, तो वो प्रिंस ने मुझे दिया। और जैसे सर ने बोला कि लास्ट ईयर जो एनडीए रिकमेंडेशन का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने एंकरिंग करी, तो एक मुझे वहाँ से भी मतलब एक्सपोजर मिला कि लीडरशिप स्किल्स शो करने का। एक और बात थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प किया। जैसे स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुधारी इन्होंने, पर कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। पर रेगुलर आर्टिकल बोलना असेंबलीज़ में, और जैसे लास्ट तक मैंने फिर एंकरिंग करी और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो लगभग अपने खुद के फिज़िकल अपीयरेंस से मेंटल अपीयरेंस और फिर अपनी पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और करंट अफेयर्स में भी, जैसे करंट अफेयर्स की हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑफिसर के लिए, एनडी ऑफिसर के लिए। आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपने एनडीए जो एग्ज़ाम रिटन क्वालिफाई किया, इतना कॉन्फिडेंट आप कैसे थे कि हाँ आखिर हो ही जाएगा? मतलब पहले अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है। ओके। तो नर्वसनेस थी, पर हमने लगभग प्रिंस की टेस्ट सीरीज़ आती रहती थी, तो इतने टेस्ट दे दिए थे कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि रिटर्न तो क्वालिफाई हो जाएगा। हो जाएगा। तो इतना टेस्ट दे दिए थे, और मतलब जो लगभग पेपर यहाँ रहते थे वही उसी लेवल के पेपर वहाँ आते हैं जी। और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। मतलब यहाँ जो आपके टेस्ट पेपर हुआ करते थे उसकी अगर अपन कंपैरिजन आपके मेन एग्जाम से करें तो कितना क्या फर्क मिला आपको? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, मतलब जो यहाँ लेवल रहता था वही लेवल रहा था। लगभग वही लेवल। हाँ, वही था। यहाँ जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करवाई जाती थी उसमें वहाँ में कितना फर्क रहा आपका? यहाँ जैसे मैंने चंडीगढ़ टीम जो है उससे बैच लिया था, तो मंजीत सर ने इंटरव्यू लिया था, मेरा कॉमोडोर मंजीत सर। जी जी जी। तो वो तो बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं। वहाँ की बता रहे हो आप? नहीं, यहाँ का। जी जी जी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं वो, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि मतलब उन्होंने पहले ही हमको इतना कर दिया कि वहाँ जाके कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ हम पहले ही नर्वस थे, और फिर यहाँ इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि वहाँ जाके नॉर्मल लगा इंटरव्यू, मतलब यहाँ से तो बहुत कम था। ज़्यादा 19-20 नहीं लगा फिर? नहीं, यहाँ से तो बहुत कम था। अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे अभी बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं और आपने 12th के साथ ही एसएसबी क्वालिफाई किए, एसएसबी और रिटन दोनों को क्वालिफाई किए, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप 12th में आते हैं तो 12th में आपके पास बोर्ड्स का भी प्रेशर रहता है कि बोर्ड्स को भी मैनेज करना है, साथ के साथ आप रिटन को भी परफॉर्म करना है, और साथ के साथ आप एसएसबी को भी करना है। तो ये जो तीनों चीज़ एक साथ एक कम ड्यूरेशन में आपने कैसे मैनेज की, तो एक बार बच्चों को बताइए कि ये चीज़ें एक मतलब इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज की, इसके बारे में आप बताइए। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प तो प्रिंस की रही थी, क्योंकि लगभग 11th में हमारा एनडीए का सिलेबस होने आ गया था। जनवरी फेब तक हमारे पेपर्स भी चालू हो गए थे, और सितंबर में पेपर था, तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो गई थी, और उसी टाइम से हमारी 12th चालू कर दी गई थी। तो मई तक और जून तक तो हमारे 12th का कोर्स होने आ गया था लगभग सब में। तो उस हिसाब से हमारा सही चल रहा था, क्योंकि सेपरेट क्लासेस होती है, एनडीए की क्लासेस अलग होती है और उसके साथ में बोर्ड्स की क्लासेस अलग होती है। तो हमारा बोर्ड्स का भी साथ में चल रहा था, और जब सितंबर पास में आने वाला था तब 1-2 महीने के लिए मैंने एनडीए पे ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया था। तो टेस्ट सीरीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करना, बोर्ड्स पे भी था, मतलब थोड़ा साथ में मैनेज करके 1-2 घंटे बोर्ड्स को दे दिया उस हिसाब से। और जैसे ही सितंबर में क्वालिफाई हुआ, उसके साथ में एसएसबी की प्रिपरेशन वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब खुद में जो क्वालिटीज़ है वही दिखानी है। ओके। थोड़ी बहुत जो अपने को करंट अफेयर्स उसकी नॉलेज होती है वो तो हम 11th से पढ़ते ही आ रहे थे, क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर प्रोवाइड होते हैं, और उसमें न्यूज़पेपर और ये पढ़ते रहते थे हम। करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, और उसके बाद में जीटीओ ग्राउंड और ये सब प्रोवाइड करते ही है। तो सितंबर के बाद में हमने थोड़ा बहुत वो एसएसबी की तैयारी चालू कर दी, इंटरव्यूज़ और ये बैच लिए थे यहाँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। साइक की प्रैक्टिस और ये सब बैच ने करा दी, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो सर हैं उन्होंने हमको करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें करा दी थी। बिल्कुल। तो उसके बाद में वो सब हो गया, और बोर्ड्स साथ साथ में अभी चल ही रहे। ओके। एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा, एनडीए एसएसबी जो इंटरव्यू है
कहते हैं कि पूरे भारत भर की, पूरे देश भर की बात करें तो तमाम एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू एनडीए एसएसबी वाले माना जाता है। 5 दिन का आपका प्रोसेस था, तो उस 5 दिन के दरमियान की कोई एक ऐसा इवेंट जिसने आपको एक जीवन में नई सीख दी हो? एक बार तो मतलब जीटीओ ऐसा कोई टास्क तो नहीं था, पर थोड़ी डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी थी जीटीओ के टाइम पे। जैसे पहला उस टाइम पे मेरा गला इतना सही नहीं था, तो पहला जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन होते, 2 ग्रुप डिस्कशन होते, तो पहले जीडी में तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है। पर दूसरे जीडी में आते आते मतलब मेरा गला ऐसा हो गया था कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि अब क्या ही होगा। पर एक एक बार अगर सर हमको बोल रहे थे कि सपोर्टिव थे, क्योंकि जीटीओ हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बोला कि एक एक बार सबको चांस दिया जाएगा, अपने अपने पॉइंट्स रखो। तो उसमें जितने अच्छे पॉइंट हो सकते थे वो मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करी। जो बात जीडी में अधिकतर लोग करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि बाहर की बातें ज़्यादा करने लग जाते हैं। बस यूँ होता है कि उनको बोलना है, पर क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस नहीं करते। तो वो जो मुझे कम टाइम मिला था उसमें मैंने ज़्यादा जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो एक तो मेन चीज़ यही थी जो मैंने सीखी थी। उस टाइम में आपका क्या रिएक्शन था जब पहली बार आप अपने ऑफिसर्स के सामने जा रहे थे, जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे? पहली बार ऑफिस में जब कदम रखा तो आपने अपने आप को किस प्रकार से वहाँ रिप्रेजेंट किया? तो इंटरव्यू के टाइम पे तो पहला इंटरव्यू मेरा ही था। जी। तो आपके बेच का पहला? हाँ, तो नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। मेरा चेस्ट नंबर तो वैसे 23 था, पर 4 बैचेस में बढ़ गए थे हम। चेहरे पे मायूसी थी क्या? मायूसी थोड़ी तो थी, क्योंकि पहला इंटरव्यू जब आ जाए, एक बार जो दूसरा तीसरा इंटरव्यू आता है तो उसके बाद में थोड़ा सा यूं रहता है कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा रह रहा है, वो पता पड़ जाता है। चीजें ब्रीफ हो जाती है। पर पहला इंटरव्यू था तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी, पर जैसे सर के सामने गए उन्होंने फ्रैंक कर दिया था, बातें करने लग गए थे। फिर नाम वाम पूछा, उसके बाद में फिर वो ये क्वेश्चंस पे चालू हो गए थे कि आप कैसे आए, कितना ड्यूरेशन लगा आपको, कितना टाइम लगा, कितने किलोमीटर्स था ये। जैसे फर्स्ट डे निकल गया, सेकंड डे, थर्ड डे, तो ऐसे लगा नहीं कि अगले डे क्या होगा? उस रात को कैसे नींद आती थी? आज 3 डेज हो गए मान लीजिए, अगले दिन भी आपका फिर वहाँ से ऑफिस में आपका इंटरव्यू होना था, तो उसे चौथे दिन से पहले वाली रात आपकी कैसे निकलती थी? चौथे दिन से पहले वाली रात ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी, क्योंकि 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होती है। ओके। तो अब 4 दिन की परफॉर्मेंस कैसी थी, मैं वो एग्जामिन कर रहा था कि क्या क्या किया मैंने कहीं गलती तो नहीं करी। ठीक है। वही एग्जामिन कर रहा था, और जो भी गलतियाँ थी, जैसे जीटीओ में साइक में मैं 35 ही अटेम्प्ट कर पाया था, एसआरटीज जो होती है वो 35 अटेम्प्ट कर पाया। तो उसमें मुझे लगा था कि यहाँ मेरी कमी है। और जीटीओ में मैंने थोड़ी बहुत जगह, मैंने जैसे बताया, वो मेरा गला थोड़ा हो गया था। तो वो जो कमियाँ थी, कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या क्या लगा, कि आपने कैसा आपका परफॉर्मेंस है, क्या क्या कमियाँ रही। तो मैंने उसी टाइम पे उनको बता दी थी मेरी कमियाँ। तो फिर वो भी पॉइंट हो सकता है कि जहाँ मुझे लगा कि वो खुश रहे होंगे, क्योंकि उनको लगा कि बंदा एग्जामिन कर रहा है अपने आप को, उसको पता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, और बाद में फ्यूचर डेवलपमेंट के चांसेस है। ओके। जैसे अभी आप सूटेड वुटेड टाई बेल्ट लगा के हमारे बीच में बैठे हो, जैसे बॉडी लैंग्वेज और ड्रेस कोड भी वहाँ बड़ी मैटर करती है क्या ये चीज़? बिल्कुल, अगर ऑफिसर में जा रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज और कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बोलने का तरीका, और अपने कैसे सूटेड है, और ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक जनरली बच्चे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सर, जब हम किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो हर सेंटर पे 5 से 6 या 5 से ज़्यादा बच्चे अपन प्रिंस एनडी एकेडमी के होते हैं। और ऐसे सुना है कि जिस तरह से प्रिंस एनडी से बच्चे निकल रहे हैं, तो वहाँ जो ऑफिसर बैठते हैं उनका जो आपसे क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है या जो उनका पैटर्न है, वो आपसे कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका लेवल बढ़ जाता है आपको देख के। तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आपने फेस की कि आपको लगा कि और बच्चों की तुलना में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए या फिर आपसे जो भी डिस्कशन हुआ वो उनसे कहीं ज़्यादा था? इसके बारे में आपने कहीं ऐसा फेस किया तो बताइए। जैसे मैंने प्रिंस का मेंशन किया था, तो प्रिंस का नाम आते में एक बार थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी तो हो ही जाती है। मतलब वो सामने वाला भी अपने आप को ज़्यादा मानने लगता है कि इसने कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होगी, उसको और ज़्यादा ग्रिल करूँ मैं, और ज़्यादा परेशान करूँ, और ज़्यादा मतलब कैसे हेक्टिक पोजीशन में वो कैसा ज़्यादा बिहेव कर सकता है वो देखूँ। तो क्वेश्चंस आए तो थे, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में मुझे आर्टिलरी ज्वाइन करनी है, तो आर्टिलरी के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप चले गए थे कि कितने एंगल्स पे कौन सी गन फायर होती है, कौन से हावित्जर्स होते हैं। तो वो लगभग मुझे नॉलेज थी, मैंने यहाँ भी पढ़ी थी और थोड़ी बहुत मैंने गैदर भी करी थी नॉलेज।
तो उनका आंसर मैंने कर दिया था, पर एक दो क्वेश्चन थे जिनका मैं आंसर नहीं कर पाया था, और उनको बोल दिया था मैंने कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं मुझे, और मैं आगे कॉन्फ्रेंस में आपको बता दूंगा। तो वो उस टाइम पे उन्होंने वो क्वेश्चंस वहीं छोड़ दिए थे। मतलब साफ है कि प्रिंस एंडी एकेडमी के रिजल्ट का धमाका आपकी सेना के अधिकारियों के पास भी जाता है? तभी नाम लेते ही तुरंत वो पहचान लेते हैं। एक बार आपके पेरेंट्स से जुड़ना चाहूँगा मैं। नमस्कार राजेंद्र जी सर। नमस्ते सर। बेटे की बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी आप बता रही थी कि मेरा बेटा हमारे आसपास के गांव ग्वाड़ और कबीले का पहला भारतीय सेना में सीधा लेफ्टिनेंट बना है। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऋषभदेव बापू बाजार उदयपुर से एक बापू अपने बेटे को लेकर सीधा प्रिंस एकेडमी सीकर आता है, तो यहाँ तक पहुँचना कैसे हुआ सर आपका? सर एक्चुअल में शुरू से ही इसकी मानसिकता एनडीए ज्वाइन करने का था। हम इसको पूछते रहते थे कि भाई आगे क्या करना है, तेरे दिमाग में होना चाहिए, है ना, उस हिसाब से अपन पढ़ाई करें, 10वीं के बोर्ड रिजल्ट भी आपके मायने रखेंगे। तो इसका मैथ्स अच्छा था शुरू से ही। ओके। और इसको 2-3 बार मैंने पूछा दिए, एक ही बात कहता था मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है, तो उसकी मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है। फिर इसकी मदर थोड़ी सी भावनात्मक रूप से यूं सेना का नाम से थोड़ा सा, एक ही बेटा है, घबराती थी। डर है थोड़ा। हाँ थोड़ा सा, तो वो बार बार कहती थी बेटा दूसरे भी फील्ड हैं, अपन उसमें भी अच्छा कर सकते हैं यूं। उसका फोकस थोड़ा सा जेई और उधर ज़्यादा था, पर इसकी मानसिकता दृढ़ थी कि मेरे को यही करना है। तो फिर मैंने उसको भी समझाया कि भाई इसकी मानसिकता जिसमें हो और उसी में इसको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि अपन कोई चीज़ थोपेंगे वो मन से नहीं करेगा तो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। सत्य बात। और इसका शुरू से इंटरेस्ट इसी फील्ड में था, और इसने प्रिंस एनडीए की जो ओलंपियाड होता है जी जी। वो निकला। मुझे भी आइडिया नहीं था कि ओलंपियाड होते हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर के। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसने मेरे से मोबाइल लिया, इसके पास मोबाइल था नहीं, कि पापा मेरे को प्रिंस ओलंपियाड यहाँ देना है और अपने ऋषभदेव में ही इसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दो, बिल्कुल, है ना। तो इसने प्रिंस ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया इसने, और उसमें पूरे संभाग में इसका चौथा स्थान था, और उदयपुर में इसका बड़ा कार्यक्रम रखा था प्रिंस एनडीए की तरफ से, और उसमें इसको सम्मानित किया। और उस समय इसको नगद 1100 रुपये छाता और जो भी वहाँ दिया जा रहा था पुरस्कार के रूप में दिया, और इसको स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। तो यहाँ से फ़ोन भी आए, फिर इसका एग्ज़ाम 10th का हो गया, रिजल्ट आ गया। फिर मैंने इससे वापस पूछा क्या करना है, तो इसने कहा नहीं मेरे को प्रिंस में एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट बार हम आए यहाँ पे, पूरी फैमिली के साथ आए। मैंने कहा एक बार देख लेते हैं, मेरे बड़े भाई साहब भी टीचर हैं वो, और भाभी जी, मैं, मेरी मिसेज और मानस, हम सब यहाँ आए। हमने देखा सब फील्ड, पूरे सब जगह हमको पवन सर ने घुमाया और बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा यहाँ सिस्टम है। और यहाँ का जो मैंने सिस्टम देखा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि बच्चा सुबह उठता है, वहाँ से लगा करके पूरा सोने तक का इतना बिजी कर रखा है कि बच्चों को अलग से ऐसा कोई टाइम ही नहीं है कि वह अपने मार्ग से भटके। जी सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे मैं एडमिशन करा के इसका चला गया। वैसे आप भारतीय सेना में सीधा लेफ्टिनेंट बने हो, और ठीक उसी तर्ज पर आपको प्रिंस में भी प्रत्येक चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रिंस एनडीए एकेडमी में सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात के सोने तक आपका डेली रूटीन क्या था? तो लगभग हमें 5 बजे तक उठा दिया जाता था, और 5:15 5:30 बजे तक हमारी रिपोर्टिंग होती थी नीचे पीटी के लिए। तो लगभग 1.6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स की रनिंग होती थी हमारी, और उसके बाद में फिर आधे घंटे तक एक्सरसाइज चलती थी। ठीक है। तो ये डेली रूटीन होने के बाद में हम आते थे फ्रेश, और बात लेने के बाद में ब्रेकफास्ट करते थे, और फिर 3 बजे तक हमारी क्लासेस रहती थी। तो क्लासेस के बाद में क्लासेस तो वही पीरियड चलते थे हमारे एनडीए के, और जो रेगुलर सेशंस होते हैं वो साथ में चलते थे।
उसके बाद मैं हमको टाइम मिलता था, फिर 4 बजे से 4:30 बजे से हमारा वापस गेम्स टाइम होता था। तो गेम्स हम गेम खेलने जाते थे, और 1 to 1.5 आवर का गेम्स टाइम होने के बाद मैं गेम्स में आपके इंटरेस्ट कौन से में ज़्यादा? मेरा है ज़्यादा वॉलीबॉल में, और फुटबॉल भी खेलता हूँ मैं, पर अभी ज़्यादा वॉलीबॉल में। ठीक है। तो गेम्स खेलने के बाद में हमको 1-1.5 घंटे का गैप मिलता था, उसमें हमको डिनर करना होता था, और फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी टाइम चालू हो जाता था। लगभग 10:30 तक हमारा सेल्फ स्टडी टाइम चलता था, और अगर हमको एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करनी है तो वो भी ऑप्शन था। तो लगभग 1 to 2 आवर्स की एक्स्ट्रा सेल्फ तो स्टडी कर दिन भर क्लास स्टडी, फिर डाउट काउंटर, और फिर नाइट में फिर से सेल्फ स्टडी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। कभी बोरिंग नहीं हुआ? बोरिंग नहीं होता था, क्योंकि दोस्त बन गए थे और गेम्स टाइम भी होता था, तो उस टाइम में हम इंजॉय कर लेते थे। और साथ में जैसे जो सेल्फ स्टडी होती है वो रूम्स में होती है, तो वो साथ में पढ़ाई करते हैं और उसमें बोर नहीं होते। बिल्कुल। तो सेना के लिए आप आइडल किसको मानते हो? कैसे आपका, चूंकि आपकी माताजी भी टीचर है, आपके पिताजी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है, और उसी परिवार का अगर एक बेटा सीधा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट देने का ख्वाब देखता है, तो ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित वाली बात हो जाती है। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया, या कोई आपका आइडियल है इसमें? I was really fascinated by the big guns of artillery. So my main ideal was हवलदार उमराव सिंह ऑफ इंडियन फील्ड गन आर्टिलरी, जिन्हें 1945 में विक्टोरिया क्रॉस भी मिला है। क्या बात? मतलब वहाँ उस टाइम पे जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे उनके सामने वो अकेले फील्ड गन आर्टिलरी के जवान बचे हुए थे, और वो मतलब एक गनर बोला जाता है आर्टिलरी के जवान को, गनर, और वो उसे छोड़ा नहीं था उन्होंने, मतलब उनकी गन से लिपट के मरे थे। पर एक गनर अपनी गन कभी नहीं छोड़ता। तो वो इंस्पिरेशन थी मेरी आर्टिलरी ज्वाइन करने के लिए, और डिफेंस तो ज्वाइन करना ही था, क्योंकि तो वो तो हमेशा के लिए चल बसे फिर। वो तो चल बसे, पर उनकी तो फिर मानस से आपने ये स्थिति देख भी ली कि एक दुश्मन देश से आदमी से लड़ते हुए उसके राइफल को पकड़ लिया और वो हमेशा के लिए वीरगति को भी प्राप्त हो गई। मन में डर नहीं बैठा कि डर मेरे साथ भी तो हो सकता है? डर तो था, पर डर हर चीज़ में होती है। अगर अब नॉर्मल जो लोग होते हैं वो सब जेई और नीट के लिए जा रहे हैं, तो वो बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए थी, मतलब एडवेंचरस लाइफ चाहिए, और इंडिया को सर्व करना था, कंट्री को। तो एक ये भी ऑप्शन था, और डिफेंस में कोई भी नहीं है दूर दूर तक, मतलब पूरा सिविलियन बैकग्राउंड है मेरी फैमिली का, तो मुझे फर्स्ट ब्लड होना था आर्मी में। तो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा मानस आपसे, कि जो बच्चे अभी एसएसबी को फोकस कर रहे हैं, जैसे अभी इनका स्टडी टाइम चल रहा है, तो स्टडी के साथ साथ में वो एसएसबी को कैसे पैरेलली चलाएं? क्योंकि जनरली कहते हैं कि एसएसबी जो है, एसएसबी के लिए तैयार करना वो एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, तो पैरेलल वो इसको कैसे मैनेज करें, इसके बारे में आप एक बार बताइए। जैसे आपने बोला कि एसएसबी को तैयार करना कोई कम टाइम में नहीं होता, वैसे ही मतलब क्वालिटीज़ अपने खुद में होती है, अपने को निखारनी होती है। तो वही बात है कि जैसे यही शेड्यूल अपने फॉलो कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं अपनी। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अगर काम कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स और ये मतलब जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक ऑप्ट कर रहा है ऑफिसर बनने के लिए और उसे जनरल नॉलेज ही नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन कैसे इंडिया के और कैसे दूसरी कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है, वो ही नहीं पता है, तो अगर वो ऑफिसर के लिए लायक नहीं है। तो अब उनको सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए कि करंट अफेयर बिल्डिंग पे पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया की कैसे रिलेशन से क्या चल रहा है। और नॉर्मल रीजनिंग टेस्ट के लिए तो कोई प्रिपरेशन चाहिए नहीं, नॉर्मल जो ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइक में साइक के टीएटीज़ और ये होती है, पिक्चर्स प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। पिक्चर्स प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सही रहेगा। और जीटीओ के लिए यहाँ ग्राउंड्स है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना है। मतलब सारा खेल प्रैक्टिस का है। बिल्कुल। तो ये है ऋषभदेव बापू बाजार को प्रतिभाशाली गौरवशाली बेटा, जो बचपन से ही 8वीं 9वीं क्लास से भी भारतीय सेना में सीधा लेफ्टिनेंट बनने का ख्वाब देखता है। और इस बेटे ने प्रिंस एंडी एकेडमी के माध्यम से अपनी शानदार प्रतिभा के दमखम के माध्यम से, एक अच्छी मेहनत के माध्यम से आज ये फाइनली एनडी एसएसबी के लिए रिकमेंडेड हो चुका है। एक बार संपूर्ण परिवार की इस बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।